दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ये जो खबर है ना, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये लोकतंत्र के माथे पर लगा एक सवाल है। दोस्तों, ये जो 28 मंत्री हैं, ये सिर्फ 28 नाम नहीं हैं, ये 28 सवाल हैं। ये 28 कुर्सियां नहीं हैं, ये 28 फाइलें हैं। और जब फाइलें खुलती हैं तो सिर्फ कागज नहीं खुलते, व्यवस्था की परतें खुलती हैं। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट कहती है कि मोदी कैबिनेट के 28 मंत्री दागी हैं। दागी मतलब क्या? दागी मतलब जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और मामला शब्द छोटा है, क्योंकि इनमें कई मामलों में गंभीर आरोप हैं। हत्या, हत्या का प्रयास, महिला उत्पीड़न, सांप्रदायिक हिंसा, भ्रष्टाचार। और अब सवाल उठता है, क्या ये वही मंत्री हैं जो कानून बनाएंगे? क्या ये वही मंत्री हैं जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? एडीआर की रिपोर्ट ने खोली परत। ये कोई विपक्षी दल नहीं है, ये कोई टीवी डिबेट का पैनलिस्ट नहीं है, ये एक स्वतंत्र संस्था है जो उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्रियों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई पर गंभीर आपराधिक मामले। ये मामले चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों में स्वयं इन मंत्रियों ने घोषित किए हैं। तो ये कोई आरोप नहीं है, यह उनके अपने दस्तावेज हैं। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार से पूछा, आप दागी नेताओं को मंत्री क्यों बना रहे हैं? कोर्ट ने कहा, जनता को बताइए कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं उन्हें कैबिनेट में जगह देने का आधार क्या है। ये कोई हल्का सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा नैतिकता का सवाल है। सरकार का जवाब क्या था? सरकार ने कहा, जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता वह निर्दोष है। कानून की किताब यही कहती है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ कानून की किताब से नहीं चलता, वह नैतिक जिम्मेदारी से भी चलता है। कोर्ट ने पहले भी कहा है कि राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि दागी उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया। सिर्फ विजयी संभावना कारण नहीं हो सकता। तो अब सवाल यह है, क्या वही तर्क मंत्रियों पर भी लागू नहीं होना चाहिए? 28 मंत्री कौन से आरोप? रिपोर्ट बताती है कि इन 28 मंत्रियों में से कई पर आईपीसी 302, प्रयास आईपीसी 307, दंगा, सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराध, भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं। और याद रखिए, ये आरोप अदालत में विचाराधीन हैं। लेकिन जब देश की कैबिनेट में बैठा व्यक्ति कानून बनाता है तो उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक केस होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। इस्तीफा होगा, सदस्यता जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 28 मंत्रियों की सदस्यता रद्द होगी? क्या इस्तीफा होगा? कानूनी स्थिति यह है, जब तक कोर्ट सजा न दे दे और 2 साल या उससे अधिक की सजा न हो, सदस्यता स्वतः रद्द नहीं होती। सिर्फ आरोप लगने से पद नहीं जाता। लेकिन राजनीति सिर्फ कानूनी तकनीकी बातों से नहीं चलती, वह नैतिक दबाव से भी चलती है। और यही वह जगह है जहां लोकतंत्र की परीक्षा होती है। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कहता है, यह सरकार नैतिकता की बात करती है लेकिन अपने मंत्रियों पर लगे आरोपों पर चुप है। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं है, सवाल पूरे राजनीतिक सिस्टम से है। क्योंकि दागी नेता सिर्फ एक पार्टी में नहीं होते। यह समस्या लगभग हर दल में है। मीडिया की भूमिका। अब जरा ठहरिए, सोचिए, कितने चैनल इस रिपोर्ट पर प्राइम टाइम चला रहे हैं? क्या यह मुद्दा टीआरपी में फिट बैठता है या फिर यह मुद्दा असुविधाजनक है? रवीश कुमार की शैली में कहें तो समाचार का चुनाव भी एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जनता की जिम्मेदारी। आखिर में सवाल आपसे है, हमसे है, मतदाता से है। जब उम्मीदवार हलफनामा देता है, क्या हम उसे पढ़ते हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र का सांसद किन मामलों में आरोपी है? अगर हम नहीं पढ़ते
तो फिर 5 साल बाद सवाल पूछने का नैतिक अधिकार कितना बचता है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राजनीतिक दलों से कहा था, दागी उम्मीदवार को टिकट देने का कारण सार्वजनिक करें, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जानकारी डालें, अखबार में प्रकाशित करें। लेकिन क्या इससे राजनीतिक संस्कृति बदली या यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया? दोस्तों, लोकतंत्र में सिर्फ वोट नहीं, जागरूकता भी जरूरी है। 28 मंत्री, 28 नाम, 28 फाइलें, मामला अदालत में है। सरकार ने जवाब दे दिया है। कानून अपनी गति से चलेगा, लेकिन लोकतंत्र की असली अदालत जनता है। और सवाल वही है, क्या हम आरोपों को नजरअंदाज करेंगे